हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के सिलेबस में मेंशन जो भूगोल के टॉपिक हैं उन पर यहां चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली भूगोल के वे टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिनके कंसेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है, उन विषयों से संबंधित, उन टॉपिक से संबंधित जो भी कंसेप्ट और तथ्य हैं उन्हें हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरी एक सीरीज है, ध्यान रखिएगा, DSSB की ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड। तो आप इसकी जो भी वीडियोस हैं, यदि आप इसके अलावा अन्य वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आज हम DSSB इसके भूगोल सेगमेंट के भीतर ही एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है, जैसे हमने समझा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में, तारों की उत्पत्ति, तारों के जन्म मृत्यु के बारे में। फिर हम आगे आए थे और हमने देखा था भूगर्भ यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में कैसी स्थितियां मौजूद हैं, कैसे जलमंडल का विकास होता है, कैसे वायुमंडल और स्थलमंडल का विकास होता है। इन सभी प्रक्रियाओं को हमने ठीक से डिटेल से समझने की कोशिश की है। ठीक है, आज हम किस खास सेगमेंट पर चर्चा करेंगे, ये इन्हीं का ठीक आगे का क्या होगा, क्रम होगा। तो जैसे जैसे हमने भूगर्भ के बारे में समझने की कोशिश की, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं दिशाओं के बारे में समझने की कोशिश की कि आंतरिक स्थिति, आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा है पृथ्वी का, तो उसमें हमने देखा कि जब हम पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, भूकंपीय तरंगों की, है ना। तो हमने भूकंप को समझने की कोशिश की और फिर उसके बाद हमने भूकंपीय तरंगों को समझा। भूकंपीय तरंगों में ही अगला हमारा क्रम है कि जिन भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने जाना, उन भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे हो रहा है, वे कैसे एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं, इसे ही क्या कहते हैं, संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका फैलाव। ठीक है, देखिए, तो हमने जब भूकंप पढ़ा, भूकंप यानी क्या, पृथ्वी का कंपन, और ये कंपन कैसे होता है, जितने भी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में या कई अन्य हिस्सों में कोई भी प्लेट विवर्तन की घटना घटित हो रही है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से अन्य क्षेत्रों में कंपन या तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे कैसी होती हैं, ऊर्जा से युक्त तरंगे हैं, यानी पृथ्वी में अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की वजह से ऊर्जा युक्त जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वे कहां पर, पृथ्वी के तल पर महसूस की जाती हैं। जहां पर महसूस की जाती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। ये अधिकेंद्र भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे निकटतम या आप कह सकते हैं समीपतम बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने पढ़ रखा है हमारी पिछली वीडियो में, क्या कि भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः या आमतौर पर देखिए, हमने जो पढ़ा है कई तरह की तरंगे हैं, लेकिन भूकंपीय तरंगों के वर्गीकरण को ध्यान रखें, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था और हमने इसे भी पढ़ा है। पहला हिस्सा क्या है, भूगर्भिक तरंगों के रूप में, पहला हिस्सा है भूगर्भिक तरंगे, उसे भी हमने देखा। भूगर्भिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। हमने इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ रखा है। क्या, पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। हमने इनके बारे में भी डिटेल से समझने की कोशिश की थी, क्या कि जो पी वेव्स हैं वे ठोस, द्रव यानी तरल और गैस, इन तीनों फॉर्म से क्या हो सकती है, ये गुजर सकती है। ठीक है, और हमने सेकेंडरी वेव्स के बारे में क्या देखा था कि ये कहां से गुजर सकती है, ठोस फॉर्म से। ठीक है, इसे हमने समझने की कोशिश की। फिर हमने यह भी देखा कि जब इन तरंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने यह समझा था कि इनकी गति कैसी है, क्योंकि भूगर्भ से निकलकर ये तरंगे बाहर की ओर आ रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, भूगर्भिक। और जो दूसरा प्रकार है तरंगों का, वह है धरातली तरंगे। और धरातली तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। इमारतों का गिरना या पृथ्वी में जितनी भी सर्वाधिक विनाशकारी या ऐसी कोई गतिविधि घटित होती है जिससे जानमाल की हानि होती है, तो वे कौन सी तरंगे हैं, धरातली तरंगे। इसके भीतर आती है एल वेव,
या एल तरंगे, ठीक है, जिन्हें हम सरफेस तरंगों के रूप में भी जानते हैं, सरफेस वेव्स या वेव, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि आज हमें पढ़ना है भूकंपी तरंगों के संचरण के बारे में, कि आखिर इन तरंगों की गति कैसे है। तो जब हम इन तरंगों के बारे में, चूंकि हमने पहले समझ रखा है, पढ़ भी रखा है कि इन तरंगों का स्वभाव कैसा है, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, अब हम इनकी गति के बारे में पढ़ेंगे, इनके संचरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम इन तरंगों के संचरण के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कौन सी तरंगें मुख्यतः देखना है, हमें देखना है भूगर्भिक तरंगों और धरातली तरंगों के बारे में। देखिए, तो जब ये तरंगे क्या है, भिन्न भिन्न है, भूगर्भिक तरंगों की प्रकृति अलग है, प्रवृत्ति अलग है, वैसे ही धरातली तरंगों की प्रवृत्ति अलग है। मुख्यतः जब हमने देखा भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की हैं, पी और एस, इनकी अलग अलग क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं, माध्यम से इनकी गुजरना, कि किस माध्यम से ये होकर गुजरती हैं, ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखिए कि जब हम इन तरंगों के संचरण के बारे में पढ़ेंगे तो इन संचरण किस पर डिपेंड करता है, इनकी विशेषताओं पर डिपेंड करता है। तो जितने प्रकार की तरंगें होंगी उनका संचरण भी उतने ही प्रकार का हो सकता है। यानी भिन्न भिन्न तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर, विभिन्न तरंगों की प्रकृति के आधार पर, प्रकारों के आधार पर, ध्यान रखिए उन तरंगों का संचरण भी उतने ही प्रकार का हो सकता है। तो भिन्न तरंगों के प्रकार के आधार पर इनका संचरण भी अलग अलग होता है। और इन तरंगों का संचरण कैसा है, संचरण की प्रवृत्ति क्या है, ये कहीं ना कहीं शैलों पर प्रभाव डालती है। शैल यानी चट्टानों पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तरंगों की जो गति है, तरंगों का जो फ्लो है, वह किस पर प्रभाव डालता है, चट्टानों पर, यानी शैलों पर प्रभाव डालता है। और इन शैलों के टूटने, इन्हीं शैलों के अलग होने, विखंडित होने, दूर जाने और निकट आने की वजह से कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, है ना। ये हमने इससे पहले पढ़ भी रखा है। तो देखिए, जब हम संचरण पढ़ेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार की तरंगों के, विभिन्न प्रकार की इनकी अपनी प्रक्रियाओं की वजह से, प्रकार की वजह से भूकंपी तरंगों का संचरण या इनके संचरित होने की प्रणाली भी अलग अलग होती है। और ये जिस प्रकार से संचरित होते हैं, जैसे संचरित होते हैं, उसी प्रकार से इनके शैलों में कंपन उत्पन्न होता है। तो जैसे इनके संचरित होने की प्रवृत्ति है, वैसे ही शैलों में ये कंपन पैदा करती हैं, कंपन पैदा करती हैं। जो शैलों में यह कंपन हो रहा है, ये विभिन्न अलग अलग प्रकार की तरंगों के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कि जब पी वेव्स हैं, यानी जब प्राथमिक तरंगे हैं, या ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक तरंगे, क्या हमने देखा प्राथमिक तरंगे तीनों माध्यम से गमन कर सकते हैं। तो जब हम पी वेव्स की बात करते हैं, प्राथमिक तरंगों की बात करते हैं, तो प्राथमिक तरंगों का संचरण कैसा होगा, प्राथमिक तरंगों से क्या होता है, इनकी कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के ही समानांतर होता है। तो ध्यान रखें, प्राथमिक तरंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस वेव्स या सेकेंडरी तरंगे, ठीक। जब हम प्राथमिक तरंगों की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक तरंगों में इनकी कंपन की दिशा कैसी होती है, प्राथमिक तरंगों या पी वेव्स की कंपन की दिशा की जब हम बात करेंगे तो इनकी कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के, मान लीजिए यह तरंगों की दिशा है, इनकी कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। समानांतर यानी इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कैसे। पी वेव्स है, वेव्स में कण भी होते हैं और तरंग भी होती है, सभी जानते हैं हम, क्योंकि इसे हमने किसका द्वैतवाद सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, तरंगों का, कणों का। तो इसमें क्या है, वेव्स भी है, तरंग भी है और कण भी है। इसमें पी वेव्स में जो कंपन की दिशा है वह तरंग की दिशा के समानांतर, समानांतर मतलब कैसे, जो यहाँ पर कण गति कर रहे हैं वे इनके कुछ इस तरीके से समानांतर गति कर रहे हैं। कण कंपन के साथ कुछ इस तरीके से समानांतर गति कर रहे हैं, यानी कंपन की दिशा क्या होगी, तरंग की दिशा के
समानांतर होगी। और आपने जो संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, यह पढ़ा होगा, यह कहीं ना कहीं इसी बात को क्या करता है, संकेतित करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पी वेव्स में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, समानांतर गति करती है, और यही संचरण गति की दिशा में ही क्या करता है, यही संचरण जो गति की दिशा है, मान लीजिए यहां कोई पदार्थ है, ठीक, तो यही संचरण इस गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालता है, पदार्थ पर क्या डालता है, दबाव डालता है। मान लीजिए इस तरीके से गति कर रही है तरंग, कंपन जो हो रहे हैं कणों में वे भी इसी गति में इसी दिशा में कर रहे हैं, समानांतर ही कर रहे हैं। तो जो भी बीच में शैल या चट्टान आएगी उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ रहा है, दबाव यानी प्रेशर, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो पदार्थ पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो जब पी वेव्स की बात करेंगे तो पी वेव्स के संचरण में कंपन की दिशा या पी वेव्स में कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होता है या समानांतर होती है। और इसमें यह जो संचरण है इसकी जो गति की दिशा है, यह गति की दिशा में पदार्थ पर क्या डालता है, दबाव डालता है। यही जो गति की दिशा है यह पदार्थ पर दबाव डालती है। और जैसे ही इसके माध्यम से पदार्थ पर दबाव पड़ा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही पदार्थ पर दबाव पड़ा तो इस दबाव की वजह से इस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, बदल जाता है। घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है, घनत्व में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और ध्यान रखें क्योंकि पदार्थ से देखिए कंपन की दिशा समानांतर है तरंग की दिशा के, जब ये प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे एक दूसरे पर कण समानांतर चलते हुए, तो जैसे ही प्रेशर और दबाव डालेंगे तो क्या होगा, पदार्थ के घनत्व में क्या होगी, भिन्नता आएगी। पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आने की वजह से ही, ध्यान रखें, घनत्व में भिन्नता आने की वजह से भिन्नता आ रही है। और पदार्थ में जैसे ही भिन्नता आएगी घनत्व में, क्योंकि अभी मान लीजिए किसी स्थान पर ये छोटा सा स्थान है, यहां पर कण इतनी दूर है, लेकिन जैसे ही दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा इन तरंगों का, तो घनत्व क्या हो गया, घनत्व में डिफरेंस आने लगा। जैसे ही घनत्व में डिफरेंस आया तो कहीं पदार्थ क्या होंगे, संकुचित होंगे, और कहीं जहां दबाव कम पड़ेगा वहां पर पदार्थ कैसे होंगे, फैलाव महसूस करेंगे। पदार्थ क्या होगा, कहीं संकुचित होगा और कहीं फैलाव महसूस करेगा। तो शैलों में ये जो शैल बीच रास्ते में आ रहे हैं, चट्टानें जो आ रही हैं, इन चट्टानों में कहीं संकुचन होगा और कहीं फैलाव महसूस होगा। तो इस तरीके से यदि कोई गति हो रही है तो ध्यान रखें वो कौन सी गति है, पी वेव्स है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। देखिए अगर आपको किसी क्षेत्र में, किसी चट्टान में, ध्यान रखें किसी शैल में कहीं संकुचन की स्थिति देखने को मिल रही है या फैलाव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो आप समझिए कि वहां कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं, पी वेव्स है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगे हैं। इस तरीके से भूकंप लेखी जो यंत्र है उसमें पी वेव्स के बारे में पता लगाया गया, ठीक है। अब एस वेव्स की बात करें, एस वेव्स का संचरण कैसे होता है, एस वेव के संचरण की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से यहाँ पी वेव्स में जो कंपन की दिशा थी वह क्या थी, कणों की कंपन की दिशा तरंग की दिशा के वहां क्या थी, समानांतर। यहाँ कणों के कंपन की दिशा ऊपर की नीचे की ओर, ऊपर नीचे की ओर, ऊपर नीचे की ओर, कैसी, ऊर्ध्वाधर है। यहाँ तरंगों की, ध्यान रखिए, तरंगों की कंपन की दिशा, माफ कीजिएगा, जो एस वेव्स में कणों की दिशा है, ध्यान रखें कणों का जो कंपन है, कणों का कंपन, कंपन क्या है, एक स्थान से कुछ इस तरीके से हिलना, है ना। तो जो कणों का हिलना है वह कैसा है, तरंग की दिशा के ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में क्या ध्यान रखना है, समकोण यानी 90 डिग्री। क्या ध्यान रखना है, समकोण यानी 90 डिग्री। तो जब हम एस वेव्स की बात करेंगे, सेकेंडरी वेव्स की बात करेंगे, तो सेकेंडरी वेव्स में वेव्स की जो कंपन की दिशा है, यहाँ जो शैलों में कंपन पैदा हो रहा है वे अन्य इन शैलों की इन तरंगों की तुलना में क्या होगा, अलग होगा। तो ध्यान रखें अलग किस रूप में होगा, यहाँ पर जो कणों की कंपन की दिशा है वह तरंग की दिशा के
समानांतर होगी, ध्यान रखिए, माफ कीजिएगा, ऊर्ध्वाधर होगी, ऊर्ध्वाधर होगी यानी 90 डिग्री में, क्योंकि समानांतर का अर्थ क्या है, जब ऐसे दो रेखाएं पैरेलल जाती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। लेकिन जब इस तरीके से गति हो रही है, ठीक है, यह रेखा इस तरीके से जा रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री, या इसे हम कहते हैं समकोण, या हम इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर गति। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कणों की कंपन की जो दिशा है, ध्यान रखिए, कणों की कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर या ऊर्ध्वाधर है। तो सेकेंडरी वेव्स में ऊर्ध्वाधर तरीके से गति हो रही है, ठीक है। या कहें सेकेंडरी वेव्स या एस तरंगों में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण में कंपन करती यह है। अतः जिस भी पदार्थ से यह होकर गुजरेगी, कैसे, कुछ इस तरीके से गति कर रही है, बीच में जो भी चट्टान शैल जो भी पड़ेगी, कंपन के प्रभाव की वजह से, कण के कंपन की वजह से क्या होगा, जो भी स्थान होगा या तो वहां उभार देखने को मिलेगा या तो गर्त देखने को मिलेगा, है ना। तो एस वेव्स में ध्यान क्या रखना है, या ध्यान रखिएगा कि जब भी सेकेंडरी वेव्स की हम बात करेंगे, जब भी एस वेव्स की हम बात करेंगे, तो ये जिस शैल या जिस भी चट्टान से होकर गुजरेगा वहां पर या तो उभार बना देगा या तो गर्त बना देगा, ठीक। इस तरीके से हमने एस वेव्स के संचरण को भी समझने की कोशिश की और पी वेव्स के संचरण को भी समझने की कोशिश की। इसे अगर यदि हम मर्ज करें पी वेव्स एस वेव्स, इसका मतलब पी वेव्स में क्या बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, संकुचन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, संकुचन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से गति वहां हो रही है, क्यों, क्योंकि तरंग की दिशा के पैरेलल ही कंपन कर रहे हैं कण, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनता है, हमने अभी बात की थी संकुचन और फैलाव की स्थिति। सेकेंडरी वेव्स में आपको क्या ध्यान रखना है, कंपन ऊर्ध्वाधर जो कण है तो तरंग दिशा की ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, यानी यहाँ पर या तो उभार बनेगा या तो गर्त बनेगा, या तो उभार बनेगा या गर्त बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दोनों तरंगों की संचरण को समझा, किस तरीके से ये संचरण करते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको कि जो धरातलीय तरंग हैं, धरातलीय तरंग हैं वे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती, सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्योंकि पी और एस वेव्स ये दोनों वेव्स क्या हैं, भूगर्भिक तरंगे। जब यही दो वेव्स या भूगर्भिक तरंगे आगे मिलती हैं धरातल से, धरातल की चट्टानों से, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है भूकंपी तरंगों के बाद या भूकंपी तरंगों के आने के बाद, तो वे विनाशकारी तरंगे बन जाती, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमने तरंगों के संचरण को समझने की कोशिश की, जो भी भूगर्भिक तरंगे हैं, धरातली तरंगे हैं, इनका संचरण कैसे होता है, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, शुक्रिया।